कुछ लोग इतिहास बनाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जीवन खुद इतिहास बन जाता है। ये कहानी है जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा की। एक ऐसा नाम जिसने न केवल भारत के व्यापार को दिशा दी, बल्कि इंसानियत, साहस और मूल्यों का आदर्श बनकर उभरा। बियॉन्ड दी लास्ट ब्लू माउंटेन सिर्फ एक जीवनी नहीं है, यह उस आत्मा की यात्रा है जो हर चुनौती को अवसर में बदलती रही। आइए सुनते हैं उस महान व्यक्ति की कहानी जिसने उड़ान भरी, सिर्फ आसमान तक नहीं बल्कि दिलों में भी अपनी जगह बना ली। कहानी शुरू होती है एक ऐसे बच्चे से जो समंदर की लहरों को नहीं देखता था, जो तारों से भरे आसमान में भी बस एक चीज खोजता था, उड़ान। सन 1904 एक फ्रेंच महिला सुजैन और एक भारतीय पारसी पिता रतनजी टाटा के घर एक अनोखा बालक जन्म लेता है, जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा, जिसे दुनिया आगे चलकर जेआरडी टाटा के नाम से जानने वाली थी। उनका बचपन पेरिस की गलियों में बीता, जहां से सुगंध आती थी बेकरी की। लेकिन उस बच्चे की आंखों में बसे थे आकाश के सपने। जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे, जेआरडी किताबों में खोए रहते, कभी लियोनार्डो दा विंची की मशीनें तो कभी पायनियर्स ऑफ फ्लाइट की कहानियां। एक दिन उन्होंने पहली बार प्लेन को उड़ते देखा, और वही पल था जिसने जेआरडी के भीतर एक आग जला दी। एक ऐसी आग जो सिर्फ ऊंचाइयों की चाह रखती थी। लेकिन कहानी सिर्फ उड़ानों की नहीं थी, कहानी थी उस मौन सोच की जो एक बच्चे के मन में पल रही थी, भारत के लिए कुछ बड़ा करने की। पेरिस से मुंबई लौटे तो संस्कृति बदली, भाषा बदली, पर जो नहीं बदला वो था उनका दृढ़ संकल्प। परिवार वाले चाहते थे वो बैंकर बने, लेकिन जेआरडी का दिल तो आकाश में था। उन्होंने अपने पिता से चुपके से एक पुरानी डायरी में लिखा, मैं भारत को एक नई दिशा देना चाहता हूँ, मैं कुछ ऐसा बनाना चाहता हूँ जो आज तक किसी ने नहीं सोचा। यहीं से शुरू होता है एक ऐसा सफर जो न सिर्फ भारत की पहली कमर्शियल उड़ान तक पहुँचेगा, बल्कि एक ऐसा साम्राज्य खड़ा करेगा जो विश्वास, मानवता और दूरदर्शिता की मिसाल बनेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, उस पहले सफर में ना कोई रनवे था, न कोई गाइडेंस सिस्टम, बस था एक नौजवान का सपना, एक छोटी सी उड़ान और भारत के नीले आकाश के पार जाने की हिम्मत। आइए अब उस सफर में साथ चलें, जहां एक लड़का जो नीली पहाड़ियों से परे देखना चाहता था, पूरे देश को आगे देखने की राह दिखाता है। ये कहानी है उस इंसान की जिसने उड़ान को हकीकत बनाया। भाग 2, उड़ान भरने की तैयारी। ये हिस्सा दिखाएगा कि कैसे जेआरडी ने टाटा ग्रुप को ज्वाइन किया और कैसे उनके जीवन में एयरफोर्स और टाटा एयरलाइंस की नींव पड़ी। 1920 का दशक, भारत तब भी गुलामी की जंजीरों में था और जेआरडी टाटा सिर्फ 16 साल के थे। उनकी सोच उम्र से कहीं आगे थी। उनकी आंखों में एक सपना पल रहा था, भारत को उड़ते देखना। युवावस्था में जेआरडी को फौज में भर्ती होना पड़ा, फ्रेंच आर्मी में, क्योंकि वे फ्रांस में पैदा हुए थे, वहाँ की नागरिकता थी। राइफल उठाई, बूट पहने और वो मैदान में उतर गए। लेकिन उनका मन वहाँ नहीं था, उनका मन आकाश में था। वो लड़ाई नहीं, उड़ान चाहते थे। साल 1922 वो भारत लौटे और टाटा ग्रुप में शामिल हो गए। ना किसी को शेखी दिखाई, ना कोई बड़ा दावा किया, बस शांति पूर्वक काम शुरू किया, एक सीखने वाले की तरह। कागजों के ढेर में, फाइलों की भीड़ में, वो इंसान थे जो हर नाम के पीछे एक जिम्मेदारी देखता था। लोग कहते थे बिजनेस पैसों से चलता है, लेकिन जेआरडी कहते थे बिजनेस इंसानों से चलता है। अगर तुम इंसान को समझो तो सब कुछ समझ जाओगे। साल 1929, महज 25 साल की उम्र में उन्होंने भारत का पहला पायलट लाइसेंस हासिल किया। लाइसेंस नंबर 1। उनका प्रशिक्षण कहीं महंगे स्कूलों में नहीं हुआ था, बल्कि खुले मैदानों में पुराने प्लेन के साथ। उन्होंने अपनी पहली उड़ान भरी।
और जैसे ही प्लेन जमीन से उठा, उनका सपना भी आसमान को छू गया। यहाँ से उन्होंने एक नया सपना देखा, भारत की अपनी एयरलाइन शुरू करने का। जब ज्यादातर लोग घोड़ा गाड़ी या रेल को ही विकास समझते थे, तब जेआरडी ने सोचा, क्यों न इस देश के आकाश को भी जोड़ दिया जाए। और यही जन्म हुआ टाटा एयरलाइंस का, जो आगे चलकर बनी एयर इंडिया। लेकिन सफर आसान नहीं था। सरकारी अड़चनें, तकनीकी दिक्कतें, पैसों की तंगी, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका मानना था, जिस रास्ते पर कोई न चला हो, वहाँ सबसे ज्यादा मंजिलें मिलती है। काम के दौरान वे हर छोटे कर्मचारी को नाम से जानते थे, हर पायलट की परेशानी समझते थे, हर इंजीनियर की मेहनत को पहचानते थे, क्योंकि उनके लिए काम सिर्फ काम नहीं था, ये एक मिशन था। और अब भारत के आकाश में पहली बार एक भारतीय एयरलाइन उड़ान भर रही थी। एक छोटे से 2 सीटर विमान से शुरू हुई ये यात्रा एक दिन देश के गौरव का प्रतीक बन गई। जेआरडी टाटा की ये उड़ान सिर्फ आकाश में नहीं थी, ये उड़ान थी सोच की, सपनों की और भारत के भविष्य की। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अगला भाग 3, उदास स्माइली आकाश की ओर, भारत की पहली उड़ान। इस भाग में हम देखेंगे कि कैसे जेआरडी ने टाटा एयरलाइंस को जमीन से उठाकर आसमान में पहुंचाया, भारत की पहली एयरमेल सेवा शुरू की और एक राष्ट्र की सोच को पंख दिए। एक दिन 15 अक्टूबर 1932 सुबह सुबह का वक्त था। बॉम्बे के जुहू एरोड्रोम पर हल्की हल्की हवा चल रही थी। धूप अभी आसमान पर पूरी तरह फैली नहीं थी और वहाँ खड़ा था एक छोटा सा विमान, पुसमौत। और उस विमान के पास खड़े थे जेआरडी टाटा। उनके चेहरे पर चिंता नहीं, सपने थे। उनके कदमों में कंपाहट नहीं, दृढ़ निश्चय था। वो दिन था भारत की पहली वाणिज्यिक उड़ान का दिन। जेआरडी ने अकेले विमान उड़ाया, कराची से बॉम्बे तक डाक लेकर। पहली बार भारत की मिट्टी से उड़कर एक सपना पूरा हो रहा था। उनके पास न कोई पायलट को पायलट था, न आधुनिक टेक्नोलॉजी, न जीपीएस, न रडार, बस था विश्वास और देश के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून। जब विमान जुहू की जमीन पर उतरा तो कुछ लोगों ने ताली बजाई, पर जेआरडी को मालूम था वो सिर्फ एक विमान नहीं बल्कि एक युग उतरा है। टाटा एयरलाइंस की शुरुआत हो चुकी थी। ये वो समय था जब भारत में लोग चिट्ठियां बैलगाड़ी से भेजते थे और जेआरडी उन्हें आसमान से भेज रहे थे। उन्होंने कभी उड़ान को सिर्फ बिजनेस नहीं माना, उनके लिए ये देश सेवा थी। जहां अंग्रेजों ने कभी भारत को तकनीक से वंचित रखा, जेआरडी वही टेक्नोलॉजी को आम लोगों तक लाना चाहते थे। जल्द ही टाटा एयरलाइंस ने कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास जैसे शहरों को भी जोड़ना शुरू कर दिया। हर उड़ान के पीछे थी एक सोच, एक सपना और उस सपने को पूरा करने वाला एक भारतवासी। एक राष्ट्र की ताकत उसके नेताओं में नहीं बल्कि उसके सपने देखने वालों में होती है। उसी दौर में जेआरडी टाटा ने और भी कुछ ऐसा शुरू किया जिसने उन्हें सिर्फ एयरलाइंस का नहीं बल्कि भारत के सबसे दूरदर्शी उद्योगपति का दर्जा दिलाया। वे कहते थे, अगर आप अपने देश से सच्चा प्रेम करते हो तो वो प्रेम आपके हर निर्णय में दिखना चाहिए। उन्होंने जो उड़ान भरी थी वो केवल एक प्लेन की नहीं थी, वो थी भारत की उड़ान। अगले भाग 4, एक स्वप्न दृष्टा उद्योगपति, टाटा एम्पायर की नींव। इस भाग में हम जानेंगे कि कैसे जेआरडी टाटा ने सिर्फ विमान ही नहीं उड़ाए बल्कि टाटा स्टील, टाटा केमिकल्स, टीसीएस और तमाम कंपनियों की नींव रखकर भारत को आत्मनिर्भरता की राह पर बढ़ाया। अगर आप उस समय के भारत को देखें तो वहाँ गरीबी थी, अव्यवस्था थी, बेरोजगारी थी। अंग्रेजी शासन के तले भारत दम तोड़ रहा था। लेकिन ऐसे समय में कुछ लोग थे जो अंधेरे में मशाल लेकर चल रहे थे। उनमें से एक थे जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा, जिन्हें हम जानते हैं जेआरडी टाटा के नाम से। 1938
सर नौरोजी सकलतवाला की मृत्यु के बाद सिर्फ 34 साल की उम्र में जेआरडी बने टाटा ग्रुप के चेयरमैन। टाटा ग्रुप में तब सिर्फ 14 कंपनियां थी, लेकिन जेआरडी का सपना था एक ऐसा भारत जो उद्योग, विज्ञान और आत्मनिर्भरता में आगे हो। जेआरडी ने सिर्फ कंपनी नहीं चलाई, उन्होंने एक संस्कृति बनाई। उन्होंने कहा, हम उद्योग बना सकते हैं, लेकिन असली पूंजी हमारे कर्मचारी है। उनके कार्यकाल में टाटा ग्रुप में टाटा मोटर्स, टाटा केमिकल्स, टीसीएस और कई महत्वपूर्ण संस्थानों का जन्म हुआ। जेआरडी सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की नींव रखी, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की शुरुआत की, जहां लाखों कैंसर मरीजों का इलाज हुआ। उन्होंने विज्ञान को भारत की आत्मा बना दिया। मैं ऐसा भारत देखना चाहता हूँ जहाँ विज्ञान, सेवा और नैतिकता का मेल हो। उन्होंने कभी लाभ को प्राथमिकता नहीं दी। उन्होंने कहा, टाटा ग्रुप का मुनाफा समाज की संपत्ति है। हर कर्मचारी के लिए स्वास्थ्य सेवा, बीमा, छुट्टियां तब शुरू हुई थी जब बाकी देश ने उसका नाम भी नहीं सुना था। एक बार टाटा स्टील के एक वर्कर ने फैक्ट्री के अंदर टेलीफोन बूथ मांगा। किसी ने मजाक में कहा, इतनी भी क्या जरूरत है? जेआरडी ने खुद फोन उठाया और कहा, अगर हमारे कर्मचारी को लगे कि वो अपनी माँ को खबर नहीं दे सकता, तो ये कंपनी उसकी नहीं है, मेरी नहीं है, किसी की नहीं है। जेआरडी ने उद्योग को सिर्फ लोहे और मशीनों से नहीं बनाया, बल्कि आदर्शों, मूल्यों और इंसानियत से गढ़ा। उनका हर फैसला बताता था कि अगर आप ईमानदारी से सपने देखें, तो आप एक देश की तकदीर बदल सकते हैं। जेआरडी टाटा का जीवन हमें सिखाता है कि लीडर वो नहीं होता जो आगे चलता है, बल्कि वो होता है जो दूसरों के सपनों को अपने कंधों पर उठाता है। अगला भाग 5, उदास स्माइली स्वाभिमान की उड़ान। जब भारत सरकार ने एयर इंडिया का अधिग्रहण किया, इस भाग में हम जानेंगे कि कैसे जेआरडी ने एयर इंडिया को खून पसीने से सींचा और कैसे एक दिन उसे सरकार द्वारा अपने हाथों से जाते देखा। फिर भी उन्होंने अपनी गरिमा और देशभक्ति को कभी नहीं छोड़ा। वो दिन जेआरडी टाटा के लिए किसी तूफान से कम नहीं था। जिस एयरलाइन को उन्होंने अपने हाथों से पाला, जिसके पंखों को उन्होंने उड़ान दी, वही एयर इंडिया अब सरकार की हो रही थी। साल था 1953। भारत सरकार ने एक नया कानून पास किया, एयर कॉरपोरेशंस एक्ट, और इस कानून के तहत जेआरडी की निजी एयरलाइंस एयर इंडिया अब एक सरकारी कंपनी बनने जा रही थी। इमेजिन कीजिए, जिस सपने को आपने बनाया हो, जिसमें आपने जान डाली हो, वो अब आपके हाथों से धीरे धीरे फिसल रहा हो। जेआरडी चुप थे, उन्होंने विरोध नहीं किया, उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया, पर उनकी आंखों में एक टीस थी। एक पिता अपने बच्चे को खो रहा था। सरकार ने कहा, एयर इंडिया अब राष्ट्र की संपत्ति है, पर राष्ट्र तो वही था। जेआरडी भी तो इसी राष्ट्र के बेटे थे, पर लोकतंत्र की प्रक्रिया में संवेदनाएं अक्सर चुप हो जाती है। लेकिन जेआरडी ने फिर भी हार नहीं मानी। सरकार ने उन्हें ही एयर इंडिया का चेयरमैन बनाए रखा, क्योंकि उन्हें मालूम था इस विमान की आत्मा जेआरडी ही है। जेआरडी ने एयर इंडिया को दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरलाइनों में शुमार कर दिया। उन्होंने कहा था, हर एयर होस्टेस मुस्कुराए, क्योंकि वो भारत की छवि है। उन्होंने यूनिफॉर्म्स को डिजाइन करवाया, प्रशिक्षण को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाया। एयर इंडिया सिर्फ एक एयरलाइन नहीं रही, वो बन गई भारत की पहचान। अगर हम उड़ान भर रहे हैं, तो हमारी मुस्कुराहट भी उड़ान में शामिल होनी चाहिए। जेआरडी ने कभी भी अपने अहं को अपने काम के बीच नहीं आने दिया। उन्होंने पूरे मन से सरकार के अधीन रहकर भी एयर इंडिया को वो ऊंचाई दी जहां से भारत को गर्व हो। 1980 के दशक तक एयर इंडिया दुनिया की सबसे शालीन, सबसे सुसंस्कृत एयरलाइंस में से एक मानी जाती थी, और उसका कारण था एक आदमी जिसकी उड़ान सिर्फ आसमान तक नहीं थी,
बल्कि लोगों के दिलों तक थी। जब 1977 में जेआरडी को एयर इंडिया के चेयरमैन पद से हटाया गया तो वो चुपचाप निकल गए, बिना शोर, बिना विरोध। उनकी कार एयर इंडिया भवन से निकल रही थी तो वहाँ खड़े सैकड़ों कर्मचारियों ने सड़क के दोनों ओर खड़े होकर सलामी दी। किसी ने कहा, सर आप एयर इंडिया नहीं रहे, पर एयर इंडिया हमेशा आपकी रहेगी। जेआरडी की ये महानता थी कि वो एक कंपनी नहीं, एक राष्ट्र की उड़ान बन गए। अगला भाग 6, उदास स्माइली, मानवता की सेवा। जब मुनाफा नहीं, उद्देश्य ज्यादा बड़ा था। इस भाग में हम देखेंगे कि कैसे जेआरडी ने अपने जीवन में शिक्षा, स्वास्थ्य और विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति लाई और क्यों उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। जेआरडी टाटा ने हमेशा कहा था, हम व्यवसाय कर सकते हैं, लेकिन अगर वो व्यवसाय इंसानियत के लिए नहीं है तो उसका कोई अर्थ नहीं। जेआरडी का जीवन एक मिशन था, मुनाफे से ऊपर, मानवता की सेवा, भारत के सामान्य नागरिकों के लिए। वो जो करते गए वो सिर्फ दान नहीं था, वो एक दृष्टिकोण था, एक फिलॉसफी थी। टाटा ग्रुप ने उनके नेतृत्व में जो संस्थान बनाए, उनका मकसद था भारत को आत्मनिर्भर बनाना और इंसान को केंद्र में रखना। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल 1932 में, जब भारत में कैंसर का इलाज महंगा और मुश्किल था, जेआरडी ने एक अस्पताल की कल्पना की जहां गरीब से गरीब मरीज का भी सम्मान के साथ इलाज हो। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल आज भी कैंसर के इलाज में विश्व प्रसिद्ध है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR। जेआरडी ने महसूस किया कि अगर भारत को आगे बढ़ना है तो सिर्फ उद्योग नहीं, विज्ञान और रिसर्च भी जरूरी है। होमी भाभा के साथ मिलकर उन्होंने बनाया TIFR, जहां आज भी देश के श्रेष्ठ वैज्ञानिक भारत को वैश्विक विज्ञान मंच पर ले जा रहे हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc और टाटा ट्रस्ट्स। जेआरडी ने शिक्षा को सेवा माना। IISc, TIS, टाटा ट्रस्ट्स जैसे संस्थान देश की नींव बन गए। हर वर्ष लाखों छात्र छात्राएं, हजारों गांव इन टाटा संस्थानों के कारण नवजीवन पाते हैं। जेआरडी को हमेशा लगता था कि सच्ची सेवा वो है जो बिना नाम लिए हो। उन्होंने कहा, हमारे दान का ढिंढोरा मत पीटो, बस उसका असर समाज में दिखना चाहिए। 1992 में भारत सरकार ने उन्हें दिया भारत रत्न। ये सम्मान न सिर्फ उनकी उपलब्धियों का बल्कि उनकी मानवता की पूजा का था। जेआरडी टाटा ने हमें ये सिखाया कि एक उद्योगपति सिर्फ मुनाफे का सौदागर नहीं, एक विकास का आर्किटेक्ट हो सकता है। आज जब हम अस्पताल में इलाज कराते हैं या वैज्ञानिक रिसर्च में भारत का नाम देखते हैं या किसी गांव में पीने का पानी पहुंचता है, तो कहीं न कहीं जेआरडी टाटा की छाया वहां मौजूद होती है। उनकी सोच थी, मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे वो मुस्कान चाहिए जो मेरे काम से किसी का जीवन बेहतर बना दे। अगला भाग 7, उदास स्माइली, अंतिम उड़ान। जब एक युग समाप्त हुआ, इस भाग में हम जानेंगे जेआरडी की आखिरी यात्रा, उनका निजी जीवन, उनकी शांति और विरासत, और कैसे आज भी वो बियॉन्ड द लास्ट ब्लू माउंटेन एक किंवदंती के रूप में जिंदा है। हर महान इंसान की जिंदगी में एक समय आता है जब उसकी अंतिम यात्रा शुरू होती है। जेआरडी टाटा, जिसने भारत को उड़ान दी, जिसने सपनों को आकार दिया, जिसने सेवा को जीवन का धर्म बनाया, अब अपनी अंतिम उड़ान की ओर बढ़ रहे थे। 29 नवंबर 1993, जेआरडी टाटा, जिनका शरीर अब उम्र से थक गया था, जिनेवा के एक अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन उनकी आत्मा वो अब भी उसी ऊंचाई पर उड़ रही थी जहां से उन्होंने पूरा जीवन देखा। उनके अंतिम दिनों में उनसे मिलने के लिए लोग दूर दूर से आए। कोई कर्मचारी था, कोई वैज्ञानिक, कोई अधिकारी, हर कोई उन्हें एक ही नाम से बुलाता था, सर। लेकिन वो सबको मुस्कुराकर कहते थे, जस्ट कॉल मी जे। जेआरडी ने अंतिम सांस ली, शांत,
गरिमामय और सादगी से। कोई शोर नहीं, कोई विदाई समारोह नहीं, बस एक चुप्पी, जैसे आकाश ने अपना सबसे चमकता तारा खो दिया हो। जब उनके निधन की खबर भारत पहुंची, तो एक सन्नाटा फैल गया। सरकार ने उन्हें राजकीय सम्मान दिया, परंतु जेआरडी की वसीयत थी, कोई मूर्ति मत बनवाना, मुझे याद रखना हो तो मेरी सोच को जिंदा रखना। टाटा ग्रुप ने एक दिन का शोक रखा। हजारों कर्मचारी आंखों में आंसू लिए खड़े थे। किसी ने फुसफुसाया, आज टाटा भवन थोड़ा खाली लग रहा है। जेआरडी टाटा चले गए, लेकिन वो बियॉन्ड द लास्ट ब्लू माउंटेन चले गए, उस आखिरी नीले पर्वत के पार, जहाँ सपने और सेवाएं एक हो जाते हैं। वो चले गए, पर उनके बनाए संस्थान आज भी जीवित हैं। वो चले गए, पर उनके विचार, उनकी ऊंचाई आज भी लाखों दिलों में बसे हैं। जेआरडी टाटा की अंतिम उड़ान हमें ये सिखाती है कि अगर जीवन दूसरों के लिए जिया जाए, तो मृत्यु भी एक नई शुरुआत बन जाती है। आपका धन्यवाद। इस ऑडियो बुक में आपने जेआरडी टाटा की प्रेरक जीवन गाथा सुनी। उम्मीद है कि ये कहानी आपके जीवन में आदर्श, सेवा और ऊंचाई की भावना लेकर आएगी। कुछ लोग इतिहास बनाते हैं और कुछ खामोशी से उसे रचकर चले जाते हैं। जेआरडी उन्हीं में से थे। अगर जेआरडी टाटा की ये प्रेरणादायक जीवन यात्रा आपके दिल को छू गई हो, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही और कहानियाँ आपके लिए लाते रहें, जो आपको सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि जीने की दिशा दे। आपका एक लाइक और शेयर किसी और की जिंदगी बदल सकता है। धन्यवाद।